सो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं कोलाइड्स की, उन्हें हम 4 डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं, राइट। जिसमें से फर्स्ट कैटेगरी है कि कोलाइड पार्टिकल्स पे चार्ज किस तरह से अपीयर होता है, राइट। देन है इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस एंड कोएगुलेशन। सो सबसे पहले इसमें से प्रॉपर्टी है चार्ज। हम लोग पहले चार्ज डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि हमने कोलाइडल सॉल्यूशन कोलाइड्स को प्रिपेयर करने के लिए जिस भी तरीके का इस्तेमाल किया, उसमें हमने देखा कि एक मेथड इसमें जो कॉमनली अंडरस्टैंड करने के लिए इजी है वो है पेप्टाइजेशन मेथड, राइट। और पेप्टाइजेशन मेथड में हमने नोटिस किया था कि आप कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ करते हैं जिसके साथ आप उन पार्टिकल्स को शेक कर देते हैं और फर्दर वो इसमें डिस्पर्स हो जाते हैं, राइट। सो पेप्टाइजेशन मेथड में हमने देखा था कि आपके पास जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो कोलॉइड्स पर एड्जॉर्ब हो जाते हैं और उनमें से भी कोई स्पेशल आइदर वो केटायंस को एड्जॉर्ब करेगा या फिर एनायंस को एड्जॉर्ब करते हैं। और इस तरीके से जितने भी कोलॉइड पार्टिकल्स होंगे, मीन्स जो डिस्पर्जन फेज़ है, उन पर कोई ना कोई एक क्लास का चार्ज अपीयर होगा। जो सेकंड क्लास का चार्ज होगा वो डिस्पर्जन मीडियम के साथ एड्जॉर्ब रहेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है कि इन पे चार्ज कहाँ से आता है, तो चार्ज सिंपल से फिनोमेना है कि चार्ज उन इलेक्ट्रोलाइट्स के एड्जॉर्प्शन के कारण ही आता है। तो उन सभी पार्टिकल्स के ऊपर, जैसे यहाँ पे आपको 2 अलग अलग बीकर में दिखाया है कि वो पार्टिकल्स चार्ज हैं। फॉर एग्जांपल ये नेगेटिवली चार्ज हैं और ये पॉजिटिवली चार्ज हैं, और इन्हीं चार्ज पार्टिकल्स के कारण इनके बीच में इंटरनल रिपल्शंस होती हैं और ये पार्टिकल्स कभी भी कोलैप्स नहीं हो सकते और जुड़ नहीं पाते, राइट। जिसके कारण ये एक स्टेबल कोलाइडल सिस्टम बन जाता है, राइट। अब इसी का इक्वल एंड अपोजिट चार्ज जो है वो इनके डिस्पर्जन मीडियम पर होता है, बिकॉज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमें पता है कि जो भी पॉजिटिव चार्ज हैं वो हमेशा इक्वली होंगे टू दैट ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो अगर कोलाइड्स के पास यदि पॉजिटिव चार्ज हैं या नेगेटिवली चार्ज हैं तो जो डिस्पर्जन मीडियम होगा वो इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज होगा। ये चीज़ एक कंफर्मेशन है, बिकॉज जो इलेक्ट्रिकल चार्ज की कंजर्वेशन है वो एक बेसिक लॉ है जिसे हम किसी भी सिचुएशन में ब्रेक नहीं कर सकते हैं, राइट। और इन्हीं चार्ज एड्जॉर्ब हो जाने के कारण हमारे पास 2 कैटेगरीज बनती हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज सोल का और एक नेगेटिवली चार्ज सोल्स का। और इन 2 कैटेगरीज की हमें यहाँ बुक में एक टेबल के फॉर्म में शो किया गया है, जिसमें कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जो पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड्स हैं उसमें हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड्स आते हैं, लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स, क्रोमियम ऑक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड्स। बेसिक डाइज हैं, मिथिलिन ब्लू है। ब्लड भी एक पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड है। टाइटेनियम ऑक्साइड का जो सोल है वो भी पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड है। जो नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड है उसमें कॉपर, सिल्वर, गोल्ड के जो सोल्स हैं, मेटालिक सोल्स जो हैं वो सारे नेगेटिवली चार्ज हैं, लेकिन मेटालिक के जो सल्फाइड्स हैं वो भी नेगेटिवली चार्ज हैं, राइट। और एसिडिक डाइज, जैसे कि हमने यहाँ देखा था कि बेसिक डाइज को पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड्स की कैटेगरी में रखा गया है, तो नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड की कैटेगरी में एसिडिक डाइज हो गए। और स्टार्च, गम, जेलेटिन, क्ले, चारकोल, इन सभी के जो सोल हैं वो सभी नेगेटिवली चार्ज सोल होंगे। तो इन पर चार्ज आने की जो थ्योरीज बनाई गई थी उसमें से एक थ्योरी जो हमें एनसीईआरटी में अवेलेबल है वो है कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो जाता है जब हम इसको ब्रेडिक्स आर्क मेथड्स के थ्रू से प्रिपेयर करते हैं, राइट। जैसा कि आपको इस एनसीईआरटी बुक में नज़र आ रहा है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय द सोल पार्टिकल्स, राइट। सो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये समझने का है कि ये एक न्यूक्लियर फिनोमेना है एंड इसका यहाँ पर कोई रोल नहीं होगा, राइट। बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन कैप्चर है दैट इलेक्ट्रॉन कैप्चर इज़ डन बाय द न्यूक्लियस, और जब भी इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर में एक जो प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, दे कंबाइन टू मेक अ न्यूट्रॉन, राइट। तो ये एक न्यूक्लियर फिनोमेना है और इस तरीके से एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन व्हेन दे कंबाइन इट बिकम्स अ न्यूट्रॉन, सो देयर इज़ नो चार्ज, राइट, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन कैप्चर। सो जो दूसरी थ्योरी आपके पास आती है
और जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है वो है प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन। सो हमें प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन को समझना है कि प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन क्या है। प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन का मीनिंग सिर्फ ये है कि जब आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है जो कि कोलॉइडल सिस्टम में एंटर कर चुका है, तो उस इलेक्ट्रोलाइट में से जो भी केटायन या एन आयन, जो भी केटायन या फिर एन आयन जो कॉमन होगा उस कोलॉइड से, वही एड्जॉर्ब हो जाएगा, राइट। इसे ही बोला गया है प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके पास यहाँ पर एक कोलाइड पार्टिकल शो किया जा रहा है, राइट, और ये कोलाइड पार्टिकल यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का जो आयन है वो एड्जॉर्ब कर रहा है, जिसके कारण एक इसके अराउंड लेयर बन जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर ये फेरिक हाइड्रोक्साइड है, राइट, अगर ये फेरिक हाइड्रोक्साइड है तो यहाँ से केवल हाइड्रोक्साइड आयंस ही इसके ऊपर एड्जॉर्ब हो सकते हैं, या फिर फेरिक आयंस एड्जॉर्ब हो सकते हैं, राइट। सो दो में से कोई भी जो कॉमन है। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखेंगे कि सिल्वर और आयोडाइड में देखेंगे कि यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड में सिल्वर और आयोडाइड कॉमन है। अगर आपके पास आयोडाइड की एक्स्ट्रा सप्लाई है, जैसे पोटेशियम आयोडाइड की एक्स्ट्रा एडिशन के कारण, तो सिल्वर आयोडाइड जो है वो आयोडाइड को एब्जॉर्ब कर लेगा और एक नेगेटिवली चार्ज्ड सोल बन जाएगा। इस तरीके से जो कोलाइड बनेगा वो हमारे लिए नेगेटिवली चार्ज्ड सोल बनेगा, राइट। और अगर सिल्वर नाइट्रेट ऐड हो जाएगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे कि सिल्वर एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड जो है सिल्वर को एब्जॉर्ब कर लेगा और एक पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलाइड आपके पास बन जाएगा। इस तरीके से प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन के कारण कोलाइड पार्टिकल्स पे चार्ज अपीयर हो सकता है। क्या होता है, इसी एक तरीके के कारण नहीं, पर और भी तरीके, पर यह भी एक तरीका है। जैसे देखिए फेरिक क्लोराइड है, वाटर से आप इसको ट्रीट करते हैं, वाटर आपने एक्सेस डाल दिया, तो जैसे ही यहाँ पर रिएक्शन होगा कुछ हाइड्रोक्साइड और कुछ फेरिक बनेगा, तो यहाँ पे जो फेरिक ऑक्साइड है ये फेरिक आयंस को एड्जॉर्ब कर लेगा और आपके पास फिर से एक पॉजिटिवली चार्ज क्लोराइड बन सकता है। और अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोक्साइड वाला पीस जो है वो एड्जॉर्ब हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर एक नेगेटिवली चार्ज सोल बन जाएगा। ऑलराइट, अब जो हमारे पास कोलाइड पार्टिकल्स हैं जिन्होंने जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ को एड्जॉर्ब किया हुआ है, यहाँ पर देखिए नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ को एड्जॉर्ब किया हुआ है, तो इनके अराउंड एक इलेक्ट्रिकल फील्ड बन जाता है, जिसके कारण ये उसके नेक्स्ट अपोजिट वाले को अट्रैक्ट करते हैं और आपके पास यहाँ पर डबल लेयर्स बन जाते हैं। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि एक फर्स्ट लेयर है जो सबसे पहले चार्ज एड्जॉर्ब हुए हैं, जैसे इस पर्टिकुलर केस में आप देख रहे हैं कि इस ब्लू स्फीयर के अराउंड यहाँ पर कुछ पॉजिटिव्स नज़र आ रहे हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज़ एड्जॉर्ब हो गया। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इसके अराउंड प्रेजेंट है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो दूसरे जो अपोजिटली चार्ज नेगेटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स होंगे इलेक्ट्रोलाइट्स के, वो यहाँ पर एड्जॉर्ब हो जाएंगे पॉजिटिव के बैक पर। मीन्स फर्स्ट लेयर जो चार्ज की होगी वो होगी जो कि डायरेक्टली कोलाइड पार्टिकल के साथ अटैच्ड है, और जो सेकंड लेयर होगी वो होगी जो फर्स्ट लेयर से अटैच्ड होगी। इस तरीके से हमारे पास डबल लेयर्स इसमें बन जाते हैं। और इस तरह जो डबल लेयर थ्योरी उसे हम बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज़ डबल लेयर थ्योरी, राइट, जिससे एक्सप्लेन होता है कि इन पार्टिकल्स पे जो चार्ज है वो किस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पर आपको इस पिक्चर में क्लियरली दिखाया हुआ है कि जो फर्स्ट लेयर आता है, जैसे कि ब्लू स्फीयर से जो कनेक्टेड पार्टिकल्स हैं, उसे हम बोलते हैं फिक्स्ड फर्स्ट लेयर, बिकॉज ये जो है ये कोलाइड्स ने एड्जॉर्ब कर लिया है, राइट। और इसके इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण जो दूसरी लेयर है आयंस की, जैसा कि आपको यहाँ पे सर्कल में नज़र आ रहा है, ये जो है ये डिफ्यूज्ड लेयर है, या इसको हम मोबाइल लेयर भी कह सकते हैं। मोबाइल मीन्स इट इज़ ए मूवेबल लेयर एंड इट इज़ फिक्स्ड लेयर। सो ये है डबल लेयर थ्योरी। और इस तरीके से जो फिक्स्ड लेयर और डिफ्यूज लेयर है, आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पर एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स का कलेक्शन, यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज, डेफिनेटली देयर विल बी सम पोटेंशियल डिफरेंस, और उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोकिनेटिक पोटेंशियल और सिंपली जस्ट जीटा पोटेंशियल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोफोरेसिस की, राइट। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें कि हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो चार्ज्ड हैं, और इसके लिए सिंपली हमें जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ही अप्लाइड करना होता है उन पार्टिकल्स के अक्रॉस, राइट। जैसे कि आप यहाँ पर नज़र डाल सकते हैं कि यहाँ पर पार्टिकल्स को हमने इसके अंदर रखा हुआ यूट्यूब में, राइट, जिसके अक्रॉस हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है, राइट।
यहाँ पे ये आप देखेंगे कि पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है, ये नेगेटिवली चार्ज सेंटर है, एनोड्स कैथोड्स, और आप देखेंगे पार्टिकल जो हैं वो मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स नेगेटिव। दैट मीन्स कि जो ये कोलॉइड है ये पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड्स हैं, और पार्टिकल्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ, राइट। सो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें एक इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाइड होता है और जो चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो मूव कर देते हैं अपोजिट साइड को। अगर चार्ज पार्टिकल्स जो है पॉजिटिवली चार्ज हैं तो वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे, और इन केस अगर वो नेगेटिवली चार्ज हैं तो वो एनोड की तरफ मूव करते हैं, राइट, जैसा कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अब अगर हम इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखें तो हमें पिक्चर कुछ अलग सी चीज़ क्लियर हो जाती है। पिक्चर में यहाँ पर दिखाया हुआ है कि सीवेज डिस्पोजल प्लांट है जो वो इसी बेस पे काम करता है। इस लैब सेटअप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास एक बॉक्स रखा हुआ है, राइट, जिसमें कि हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये इलेक्ट्रोड दिख रहा है, राइट, ये ब्लैक और ये रेड इलेक्ट्रोड, और इनके कनेक्शंस जो है बनाने के लिए हमारे पास एक ये अपर कैप दे रखा है। यहाँ पर आपके पास 2 चैम्बर्स आपको दिख रहे हैं और एक सेंट्रल चैम्बर दे रखा है। यहाँ पर आपको एक एरो भी नज़र आ रहा है, राइट। तो इस एरिया में हम क्या रखते हैं कि जेल, यहाँ पर हम जेल रख देते हैं और फिर हम इसे लिक्विड से फिल कर देते हैं, और लिक्विड हमने तब तक फिल करना जब तक कि इसका लेवल दोनों में इक्वल ना हो जाए, राइट। इस लिक्विड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस बफर लिक्विड। ये चीज़ें आपको डिफाइन हो जाती हैं जब आप एक्सपेरिमेंट पर्टिकुलरली करते हैं। जैसे कि इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में डीएनए का सेपरेशन दिखाया जा रहा है, तो आप देखेंगे कि पहले हम इस लेवल को यहाँ तक भरेंगे और उसके बाद फिर हम यहाँ पर कुछ सैंपल्स को लगा देंगे, राइट। तो इन सैंपल्स को हम पहले ये माइक्रोपिपेट से इसको इंजेक्ट आउट कर लेंगे, राइट, और फिर हम उसे उस जेल के ऊपर रख देंगे, राइट। ये देखिए कि आप सैंपल यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से, ओके, और अब हम इसे प्लेस करेंगे जेल के ऊपर। लोकेशन बिल्कुल फिक्स होगी इसकी, राइट। जैसे आप देख रहे हैं ये मार्किंग की गई है, तो इन मार्किंग्स में हमने इसको जेल को प्लेस कर दिया, और इसी तरीके से बाकी भी सैंपल्स को हम प्लेस कर देंगे। अब सैंपल प्लेस हो चुके हैं यहाँ पर आपके पास, और अब आप इसको क्लोज कर देंगे, ब्लैक ऑन द ब्लैक, रेड ऑन द रेड, एंड देन आप उसका स्विच ऑन करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इसका इंक्रीज़ कर देंगे अबाउट 100, एंड सिमिलरली हम एक टाइमर फिक्स कर देंगे जिससे कि हमें पता लग सके कुछ टाइम बाद इसका क्या रिज़ल्ट आया है, राइट। तो फाइनली आप जब इसका रिज़ल्ट देखते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलिसिस जैसा प्रोसेस शुरू हुआ है, राइट, और ये ब्लैक टर्मिनल है जिसमें आप देखेंगे गैस का अमाउंट बहुत ज़्यादा इसमें बन रहा है एज़ कम्पेयर टू द अदर रेड टर्मिनल, राइट। यहाँ पर आपके पास गैस का अमाउंट कम हो रहा है, और टाइम बीतने के साथ आपके पास जो सैंपल है वो सेपरेट होता चला जाएगा। तो ये है डीएनए के सेपरेशन के लिए। डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, और यहाँ पे आपको सैंपल का सेपरेशन थोड़ी देर में नज़र आना शुरू हो जाता है, राइट। सो ये देखिए सैंपल यहाँ से मूव कर रहा है, और ये विद टाइम दिखाया जा रहा है कि सैंपल मूव कर रहा है। तो ये सारा कुछ था इलेक्ट्रोफोरेसिस में। इलेक्ट्रोफोरेसिस की ही तरह जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है वो है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस का, राइट। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस प्रोसेस को समझना बिल्कुल सिंपल है, ये जस्ट एक ऑस्मोसिस प्रोसेस है। इसमें डिफरेंस सिर्फ ये है कि नॉर्मल ऑस्मोसिस प्रोसेस जो नेचर के तरीके से प्रोसीड होते हैं उनके कंपैरेटिवली हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं, जिससे वो प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स है वो मूव करेंगे फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू दी अनदर इलेक्ट्रोड थ्रू दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, राइट, जो कि आपके यहाँ पे पिक्चर में शो हो रहा है। तो इस तरीके से आपके पास जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको सॉल्वेंट वर्ड के बदले में आपने ये यूज़ करना है कि यहाँ पर डिस्पर्जन मीडियम है, राइट। तो डिस्पर्जन मीडियम जो है वो फ्लो हो रहा है इसके अंदर। अब ये बात डिपेंड करता है कि अगर आपके पास कोलॉइड सपोज पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड्स हैं, राइट, तो जो डिस्पर्जन मीडियम होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा, और अगर इसका अपोजिट होगा तो डेफिनेटली डिस्पर्जन मीडियम जो है पॉजिटिवली चार्ज होगा। और इस पर्टिकुलर केस में आप देखेंगे अगर तो डिस्पर्जन मीडियम है, राइट, डिस्पर्जन मीडियम जो है वो मोस्टली इस तरफ को ट्रैक हो रहे हैं और आपको नज़र ऐसा आ रहा है जैसे वो इस तरफ को जा रहा है, राइट। तो एक्चुअल में जो डिस्पर्जन मीडियम है वो इस पर्टिकुलर केस में वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। ऑल राइट, सो ये था इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। अब हम डिस्कस करेंगे कोगुलेशन ऑफ कोलॉइड्स।
थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि जो कोलॉइड्स हैं वो अपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल्स को सेलेक्टिवली एड्जॉर्ब करते हैं, प्रेफरेंशियली एड्जॉर्ब करते हैं। इस तरीके से हमारे पास कोलॉइड्स की दो कैटेगरीज बन जाती हैं। लायोफोबिक लायोफिलिक में दो कैटेगरीज कौन सी होंगी? वो कैटेगरीज होंगी पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड्स की एंड नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड्स की, राइट। तो अगर उन अपोजिटली चार्ज को मिला दिया जाए तो वो पार्टिकल्स जो हैं आपस में कंबाइन हो जाएंगे, राइट। कंबाइन होने से उनका जो साइज़ है पार्टिकल्स का वो बिगर हो जाएगा, और वो बिगर होने के बाद अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी वो सेटल डाउन हो जाएंगे, राइट। सो ये सिंपल सा मेथड है कि दो अपोजिटली चार्ज कोलॉइड्स को आप मिक्स कर दीजिए और वो सेटल डाउन हो जाएंगे। इसे हम म्यूचुअल कोएगुलेशन भी कह सकते हैं। एक सिंपल तरीका है, इसको बॉयल करके भी हम कोएगुलेट कर सकते हैं। अगर आप बॉयल करते हैं तो हायर टेम्परेचर के कारण, हायर मोशंस के कारण, हायर कोलिजन्स के कारण जो इनके एड्जॉर्ब लेयर है वो वीक हो जाती है और नंबर ऑफ जो चार्ज पार्टिकल एड्जॉर्ब होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, और फिर वही बात हो जाती है कि पार्टिकल आपस में कंबाइन होना शुरू हो जाते हैं और फिर वो सेटल डाउन हो जाते हैं। सो बॉइलिंग कैन आल्सो बी ए गुड मेथड, राइट, जिसके कारण आप प्रेसिपिटेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आर्सेनियस सल्फाइड है, तो आप देख सकते हैं उसको बॉयल करेंगे तो वो कोएगुलेट होता चला जाएगा, राइट। परसिस्टेंट डायलिसिस भी इसका एक अच्छा मेथड है, जिसमें कि आप देखेंगे कि आप बार बार रिपीटेडली डायलिसिस कर करके इनके ऊपर जो इलेक्ट्रोलाइट्स के अमाउंट्स हैं वो रिड्यूस कर देते हैं, और उन इलेक्ट्रोलाइट्स के अमाउंट्स के ही कारण ये आपस में रिपेल करके स्टेबल थे, और रिमूव होने के बाद वो आपस में कोलैप्स हो जाएंगे, बिगर लम्प्स बन जाएंगे, एंड देन दे विल जस्ट सेटल डाउन। So persistent dialysis can also be a method of coagulation of the colloids. सेटल डाउन करने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइट भी ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास ये चार्ज कोलाइडेड पार्टिकल और आप जैसे इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो जो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट है वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ये पार्टिकल्स कंबाइन हो जाते हैं और फिर देन ग्रेविटी के इफेक्ट में वो सेटल डाउन हो जाते हैं। लेकिन इसमें बात ज़रूर है नोट करने वाली कि जो कोलाइडल चार्ज है, जो कोलाइड पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है, वो चार्ज रिमूव होने के लिए ये बात कंफर्म है कि जो आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे उसमें से हमेशा अपोजिटली चार्ज्ड आयन ही इसकी कोएगुलेशन के लिए इफ़ेक्टिव होगा, राइट। तो ये बात नोटिस करने वाली है कि वो आयन जो इसको न्यूट्रलाइज करेगा, जो इसे कोएगुलेट करेगा, उसका नेचर हमेशा अपोजिट होना चाहिए, और उसका चार्ज जितना हायर होगा उतना बेटर वो कोएगुलेशन कर सकता है, राइट। इस रूल को हम बोलते हैं हार्डी-शेल्स रूल, राइट। हार्डी-शेल्स रूल में बड़े ही सिंपल वे से इस चीज़ को समझाया गया था कि जो भी कोएगुलेशन होगा उसमें वैलेंसी का बहुत स्पेशल रोल होगा। जितनी हायर वैलेंसी होगी उतना ज़्यादा इजीली कोएगुलेशन या फिर प्रेसिपिटेशन हो सकेगा के लिए भी। तो आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर जितना हायर चार्ज होगा उतना बेटर कोएगुलेटिंग पावर उसकी मानी जाएगी, राइट। सो एल्युमिनियम सल्फेट इज़ मच बेटर कोएगुलेटिंग एजेंट एज कम्पेयर टू सोडियम सल्फेट। इसी तरीके से जो एनायंस हैं उसमें भी यही सेम चीज़ अप्लाइड होती है। ये है आपके पास पिक्चर नेगेटिव्स के लिए, तो आप देखेंगे कि क्लोराइड, सल्फेट, फॉस्फेट, और यहाँ पर एक ये फेरोसाइनाइड है जिस पे -4 है। तो जिसके पास जितना ज़्यादा पावर होगा बेसिकली वो काम वैसा कर सकता है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे कि इसके एक सिंगल पार्टिकल के ऊपर 4 यूनिट्स नेगेटिव चार्ज है, तो क्लोराइड के सिंगल पार्टिकल के ऊपर सिंगल नेगेटिव चार्ज है। दैट मीन्स कि जो ये फेरोसाइनाइड है दिस इज़ बेसिकली 4 टाइम्स मोर इफेक्टिव देन क्लोराइड, एंड इट इज़ ट्वाइस इफेक्टिव एज वेन कंपेयर्ड विद सल्फेट, राइट, फॉर कोएगुलेशंस। कोएगुलेशंस के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस का मेथड भी बेटर मेथड है, बट ये हमने ऑलरेडी अभी जस्ट डिस्कस किया है। इन आयंस की जो कोएगुलेटिंग पावर है, ये फ्लोकुलेटिंग पावर है, इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि कितने आपके पास मिनिमम मिलीमोल्स चाहिए पर लीटर, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कितने मिलीमोल्स पर लीटर चाहिए, राइट। सो चाहिए, राइट, ताकि हम एक पर्टिकुलर सोल का प्रेसिपिटेशन कर सकें, और वो भी केवल 2 घंटे के टाइम में, राइट। सो इस मिलीमोल को हम बोलते हैं कि वो उसकी कोएगुलेटिंग पावर है, राइट। यहाँ पर एक चीज़ और भी नोटिस करने वाली है कि जो लायोफिलिक सोल्स होते हैं जिसमें डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज में इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होती है, उन सोल्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, यानी कि उनको कोएगुलेट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, और लायोफोबिक के लिए जो कोएगुलेशन है वो इजी है। अब तक जो हमने मेथड देखे हैं वो सभी लायोफोबिक सोल्स के लिए था।
तो लायोफिलिक सोल्स की कोगुलेशन के लिए बहुत ही इजी मेथड है जो हमारे पास है, लेकिन वो इतने ज़्यादा वैरायटीज़ में नहीं है, राइट। हम लोग वो मेथड देखते हैं। लायोफिलिक सोल्स जो है वो स्टेबल होते हैं केवल दो ही कारण से। पहला रीज़न तो ये है कि उनके जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर चार्ज होगा, और दूसरा जो रीज़न है वो ये कि सॉल्वेंट और सॉल्वेंट नहीं, कोलाइडल पार्टिकल्स और जो डिस्पर्शन मीडियम है उनमें इंटरेक्शन है, जिसे हम बोलते हैं सॉल्वेशन, राइट। सो ये केवल दो ही फैक्टर हैं। तो अगर आप इन दो फैक्टर्स को रिमूव कर दें तो डेफिनेटली आप इन कोलाइड्स का कोएगुलेशन कर सकते हैं। तो अगर चार्ज पार्टिकल्स रिमूव करना है तो उसका बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सिंपल कॉन्सेप्ट ये है, यू हैव टू जस्ट ऐड द इलेक्ट्रोलाइट, अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट विल बी मोर इफेक्टिव, राइट। और जो दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसमें कि हम सॉल्वेशन को रिमूव कर दें, उसके लिए है कि आप एक पर्टिकुलर सूटेबल सॉल्वेंट ऐड करें। फॉर एग्जांपल अगर मैंने अल्कोहल या एसीटोन ऐड कर दिया, राइट, उन सोल्स में जिसमें कि वाटर एक मीडियम का काम कर रहा है, तो डेफिनेट सी बात है कि जो वाटर है ये ईजिली रिमूव किया जा सकता है यहाँ से, और इस तरीके से कोएगुलेशन हो सकती है। ओके, सो फाइनली अब जो हमारे पास कोलाइड्स बने हैं जिसमें कि चार्ज्ड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, तो इस तरह के कोलाइड्स को जिनको कि अब तक हम कोएगुलेट करते रहे हैं, उन्हीं कोलाइड्स को हम लोग किस तरीके से कोएगुलेशन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड होगा। तो पहली बात तो ये है कि जो लायोफिलिक कैटेगरी है कोलाइड्स की, ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं देन लायोफोबिक, बिकॉज ये ज़्यादा सॉल्वेटेड होते हैं। मीन्स कि इसमें जो डिस्पर्शन मीडियम है और डिस्पर्शन फेज है उनका इंट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्गर होता है। लेकिन जो लायोफोबिक कोलाइड्स हैं उनकी प्रोटेक्शन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है। तो उसके लिए अगर हम लायोफिलिक कोलाइड्स और लायोफोबिक कोलाइड्स को मिक्सअप कर देते हैं, तो जो लायोफिलिक कोलाइड्स हैं वो लायोफोबिक अराउंड एक लेयर बना लेते हैं। जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि एक बिगर लायोफोबिक पार्टिकल्स हैं, और इस लायोफोबिक पार्टिकल्स के अराउंड जो लायोफिलिक पार्टिकल्स हैं, राइट, जो मीडियम है, लायोफिलिक मीडियम है, वो इसके अराउंड एक अटैचमेंट हो जाती है, जो जिसके कारण अगर स्मॉल अमाउंट में अगर हम इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हैं, स्मॉलर अमाउंट में केवल, तो वो इस लायोफोबिक पार्टिकल को कोगुलेट नहीं कर पाता है, राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई गोल्ड सोल है, राइट, तो गोल्ड सोल के अराउंड अगर हम जेलेटिन ऐड कर देते हैं, मीन्स जो कि एक लायोफिलिक कोलाइड है, तो अगर हम इसे ऐड अप कर देते हैं और इसको ऐड करने के बाद अगर हम सोडियम क्लोराइड जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर हम उसे ऐड कर देते हैं, तो स्मॉल अमाउंट में अगर ऐड करते हैं तो ये इसको कोएगुलेट नहीं होने देता है, उसको प्रोटेक्ट कर लेता है, और इसे हम बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स। अब हम आगे जो चीज़ देखने वाले हैं वो है इमल्जन्स। इमल्जन में डिस्पर्शन फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों ही लिक्विड होते हैं, राइट। दो तरह के इमल्जन्स हैं, एक है ऑयल इन वाटर टाइप, दूसरा है वाटर इन ऑयल टाइप, राइट। जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है कि आपके पास यहाँ पे दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पार्शियली थोड़ा सा मिसिबल हुआ है इस इंट्रैक्शनल पॉइंट पे या इंटरफेस पे। तो यहाँ पर जैसे इस पिक्चर में दिखाया हुआ कि अगर एक हमारे पास जो मीडियम है अगर वो वाटर है, दूसरा ऑयल है, तो इस तरह का जो सिस्टम बनेगा वो होगा ऑयल इन वाटर टाइप, राइट। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास ये फैट है जो ग्रीन पार्ट से शो किया जा रहा है, और ये एक लिक्विड में डिस्पर्स्ड है, तो ये एक तरह का है ऑयल इन वाटर टाइप। अब ये फैट हो सकता है कोई ऑयल, जैसे कि हमारे पास मस्टर्ड ऑयल है वो भी हो सकता है, राइट। जो ऑयल इन वाटर का केस है, राइट, या वाटर इन ऑयल का जो केस है, दोनों ही केस में हमें पता है कि जो ऑयल और वाटर हैं दे डोंट मिक्स, राइट। सो उनको मिक्सअप करने के लिए जो हमारे पास एक एजेंट है वो कहलाता है इमल्जिफाइंग एजेंट, राइट। आप समझ सकते हैं कि अगर आपके पास ऑयल है और अगर आपके पास वाटर है और अगर आप उन्हें मिक्स करना चाहते हैं, तो अगर आप उसमें थोड़ा सा लिक्विड सोप ऐड कर देंगे तो वो मिक्सअप हो जाते हैं। तो इस तरीके जो लिक्विड सोप है वो कहलाता है इमल्जिफाइंग एजेंट। तो इस तरीके जो इमल्जिफाइंग एजेंट्स हैं वो इमल्जन्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं उन दोनों के बीच के इंट्रैक्शंस को बना करके। इनके एग्जांपल्स हमारे पास जो ऑयल इन वाटर टाइप की कैटेगरी में आते हैं उसमें है प्रोटीन्स, गम्स, वॉशिंग पाउडर, राइट, सोप्स, सिंथेटिक सोप्स,
तो इस तरह की चीज़ें आपके पास मिलती हैं। ओके, और जो वाटर इन ऑयल टाइप की एग्जांपल्स हैं उसमें हैं हैवी मेटालिक सॉल्ट्स और द लॉन्ग चेन एल्कोहल्स, राइट, और वी कैन से लैम्प ब्लैक। तो ये 3 एग्जांपल्स हैं वो वाटर इन ऑयल कैटेगरी की हैं। इमर्जन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे दूसरे कोलाइड्स की हैं। फॉर एग्जांपल टिंडल इफेक्ट और ये ब्राउनियन मूवमेंट, इलेक्ट्रोफोरेसिस, कोएगुलेशन, और यहाँ पर आप कह सकते हैं कोएगुलेशन को डी इमल्सिफिकेशन। ये सभी प्रॉपर्टीज़ वैसी जैसे बाकी कोलाइड्स की थी। अब हम इन कोलाइड्स की एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं, जिसमें जो फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है वो है कोट्रेल प्रेसिपिटेटर। यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मेरे पास एक ये कोट्रेल प्रेसिपिटेटर बनाया गया है, राइट। तो जिसमें कि आप नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर एक आपके पास मैश दिखाई जा रही है, जाली सी यहाँ जाली रखी गई है, राइट। और इन रॉड्स के बीच में हमने एक एल्यूमिनियम फॉयल लगा दिया है, राइट। और साथ ही अगर आप नीचे साइड पे देखें तो आपके पास यहाँ पर एक स्मोक का हमने सोर्स रखा हुआ है, यहाँ से स्मोक आएगा। तो इन 2 प्लेट्स को, मीन्स जो एल्युमिनियम प्लेट है वो और जो हमने यहाँ पे मैश लगा रखी है वो, इन्हें हम दोनों को अलग अलग पोटेंशियल्स पे रख देते हैं, राइट। और फाइनली हम देखते हैं कि इस मैश का इसमें क्या रोल हो सकता है अगर यहाँ से स्मोक जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे हाई वोल्टेज हमने लगा दिया है तो ये पॉजिटिवली चार्ज फॉयल हो गया और ये नेगेटिवली चार्ज मैश हो गया है। तो यहाँ जैसे ही पार्टिकल जाते हैं तो ये पार्टिकल यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और क्लीन जो इसमें वेपर्स हैं और गैस पार्टिकल्स हैं वो यहाँ से निकल जाते हैं। ओके, इस पिक्चर के यहाँ पे बुक में बहुत क्लियर दिखाया हुआ है कि इस तरीके से आपके पास कोट्रेल प्रेसिपिटेटर होता है, राइट, जिसमें कि आपके पास हाई वोल्टेज 21,000, 25,000, 30,000 या 50,000 डिपेंड करता है कि आपके पास कितना बड़ा इसके लिए अरेंजमेंट करना है। तो बेसिकली यहाँ पर आपके पास जो प्रेसिपिटेटेड चीज़ें होंगी वो सभी वो होंगे, चार्ज पार्टिकल्स होंगे जो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ अटैच हो जाएंगे और फिर नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, राइट। और क्लीन गैस यहाँ से बाहर हो जाएगी जिसमें कि चार्ज पार्टिकल्स नहीं होंगे। सिमिलर टू दैट अगर हम देखें तो हम यही सेम चीज़ हम कर सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी, राइट। तो ड्रिंकिंग वाटर में जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ है उनको अगर आपने रिमूव करना है तो उसके लिए एलम्स बेस्ट है इसमें, राइट। तो एलम्स की हेल्प से हम प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। दैट इज़ ए गुड एग्जाम्पल कि हम जिस तरीके से इनका यूज़ कर सकते हैं। मेडिसिन में भी कोलाइड्स का काफ़ी बेस्ट एग्जाम्पल है, राइट। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्रीगोल एक सिल्वर सोल है जिसका यूज़ एज एन आई लोशन होता है, और कोलाइडल एंटीमनी जिसका यूज़ होता है कालाजार ट्रीटमेंट के लिए, एंड देन कोलाइडल गोल्ड इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस के लिए है। देन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच इज़ एन इमल्जन, इट इज़ यूज्ड फॉर स्टमक डिसऑर्डर। बेसिकली जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है दिस इज़ यूज्ड फॉर एसिडिटी ट्रीटमेंट, राइट। सिमिलरली जो टैनिंग है कि जो आपके पास जो एनिमल स्किन आती है उन्हें क्लीन करना, राइट, उसे हम बोलते हैं टैनिंग प्रोसेस। तो इस केस में हम लोग यूज़ करते हैं क्रोमियम सॉल्ट्स। सिमिलरली जो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स का क्लींजिंग एक्शन है जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो भी कोलाइड्स की एक एप्लीकेशन है। फोटोग्राफिक प्लेट्स एंड फिल्म्स, ये पहले बनाई जाती थी कि आपके पास जो फोटोग्राफिक प्लेट्स एंड फिल्म्स होती थी, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये फिल्म कह लीजिए या प्लेट कह लीजिए, जिसमें हम सेलुलॉइड का इस्तेमाल करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल करते हैं, राइट। और एक कोटिंग इनके ऊपर लगा दी जाती है जो कि लाइट सेंसिटिव मटेरियल्स से बनी हुई है जो कि सिल्वर ब्रोमाइड है, राइट। तो ये भी कोलाइड्स की एग्जांपल है। हालांकि आजकल के दिनों में अब हमारे पास मॉडर्न फोटोग्राफी है तो हम जस्ट मोबाइल से क्लिक करते हैं देन उसका हम प्रिंट आउट ले लेते हैं, तो अब ये चीज़ यूज़ नहीं होती, ये आउटडेटेड हो चुका है। रबर इंडस्ट्री में जो लेटेक्स है वो भी एक कोलाइडल पार्टिकल है, राइट। तो हम रबर की इंडस्ट्रीज़ में देखें तो लेटेक्स का इस्तेमाल काफ़ी होता है और इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको बेसिकली इसे पहले कोएगुलेट करना पड़ेगा, राइट। सिमिलरली बहुत सारे कॉमन एग्जांपल्स हैं जो हमारे लिए यूज़फुल हैं और काफ़ी कॉमनली ऑब्जर्व होते हैं। फॉर एग्जांपल इंक, पेंट, राइट, ग्रेफाइट लुब्रिकेंट्स, सीमेंट्स, ये सभी जो हैं कोलॉइड्स हैं, राइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ द कोलॉइड्स।